हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 जैविक प्रक्रियाएं, पोषण, श्वसन, परिवहन एवं उत्सर्जन, लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन का लेक्चर 5, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र का कार्य, फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग पाचन तंत्र के कार्य के बारे में जानेंगे कि जो पाचन तंत्र होता है उसका कार्य क्या होता है। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। पाचन तंत्र का कार्य। अब तक हमने मुंह में पाचन की प्रक्रिया का अध्ययन किया। ओके, तो जैसे कि हमने क्या है, मुंह में पाचन की प्रक्रिया का अध्ययन किया। ओके, तो जो पाचन की क्रिया, जैसे ही हम लोग क्या, कोई भी जो फूड होता है या कोई भी भोजन, उसको जैसे ही हम लोग चबाते हैं तो वहां से जो पाचन की प्रक्रिया है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो अब तक हम लोगों ने क्या किया, तो अब तक हम लोगों ने मुंह में पाचन की प्रक्रिया का अध्ययन किया। आहार नली की भित्ति में श्लेष्मा का स्राव होता रहता है। ओके, जो आहार नली की जो भित्ति होता है उसमें जो श्लेष्मा है उसका स्राव अर्थात वह स्रावित होता रहता है। इसकी मांसपेशियों में क्रमशः संकुचन और फैलाव से भोजन आगे बढ़ता है। ओके, तो इसकी मांसपेशियों में क्रमशः संकुचन अर्थात क्या होता है, अर्थात सिकुड़ना, अर्थात इसकी मांसपेशियों में क्या होता है, सिकुड़ना और फैलाव के कारण ही भोजन आगे बढ़ता है। इस प्रक्रिया को हम क्रमानुकंचन या पेरिस्टालसिस कहते हैं। ओके, तो क्रमानुकंचन या पेरिस्टालसिस क्या होता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि आहार नली की भित्ति में श्लेष्मा का स्राव होता रहता है। इसकी मांसपेशियों में क्रमशः संकुचन अर्थात सिकुड़ना और फैलाव से भोजन आगे बढ़ता है। इस प्रक्रिया को ही क्रमानुकंचन या पेरिस्टालसिस कहते हैं। गले, आमाशय व छोटी आंत के सिरों में वाल्व जैसी संरचना होती है जिससे भोजन की निश्चित मात्रा की आहार नाली में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जैसे कि गले हो गया, आमाशय व छोटी आंत, सभी के सिरों में क्या होता है, वाल्व जैसी संरचना होता है जिससे भोजन की निश्चित मात्रा में आहार नाली में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो वाल्व क्या होते हैं, जैसे कि वाल्व क्या होता है, तो जैविक प्रक्रियाओं में क्या है, भोजन के प्रवाह को क्या करना, रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। जैविक प्रक्रियाओं में क्या होता है, जैविक प्रक्रियाओं में प्रवाह को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। यह वाल्व जिस प्रकार से हम लोगों ने जो चैप्टर 6 इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट में विद्युत धारा एवं परिपथ में जाना था कि जो प्रतिरोध का जो मेन कार्य क्या होता है, वह प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने का काम करता है। ठीक उसी प्रकार वो वाल्व क्या होता है, जो भोजन होता है उसको क्या है, एक निश्चित उसको रोकने का काम करता है ताकि जो भोजन है वो क्या होता है, एक निश्चित मात्रा में आगे बढ़ सके। ओके, तो इस वजह से इसका बोला जाता है उसको वाल्व। ओके, मुंह से भोजन ग्रसनी फेरिनाक्स से प्राप्त हुआ एक लंबी नली ग्रसिका ओशोफेगस के द्वारा आमाशय में पहुंचता है। ओके, तो जो मुंह में जो भोजन है वह ग्रसनी से होता है, वो कहाँ पहुंचता है, वह ग्रास नली अथवा लंबी नली ग्रसिका के द्वारा आमाशय में पहुंचता है। आमाशय की भित्ति में पाए जाने वाले ग्रंथियों में स्राव में मुख्यतः एंजाइम, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। तो उसमें याद रखिएगा कि जो आमाशय की भित्ति में पाए जाने वाली ग्रंथियां कौन कौन सी है, तो आमाशय की भित्ति में पाए जाने वाली ग्रंथियों के स्राव में मुख्यतः एंजाइम, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इससे मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। तो इससे क्या होता है, इससे मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। आमाशय में होने वाली क्रियाओं से भोज्य पदार्थ गाढ़े द्रव जैसा हो जाता है। ओके, तो जो आमाशय में होने वाली क्रियाओं से जो भोज्य पदार्थ होता है, भोजन के जो पदार्थ होता है वह गाढ़े द्रव जैसा हो जाता है। यहाँ से एक छोटी आंत में जाता है। ओके, तो यहाँ से कहाँ जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत आहार नली का सबसे लंबा भाग है, लगभग 20 फीट। ओके, तो छोटी आंत क्या है, जो आहार नली का सबसे लंबा भाग होता है वह जो लगभग 20 फीट तक होता है। यकृत और अग्नाशय आहार नाली से जुड़ी पाचक ग्रंथियां। ओके, तो और यकृत और जो अग्नाशय यह आहार नाली से जुड़ी पाचक ग्रंथियां होता है। इनके द्वारा स्रावित पाचक रस नलियों द्वारा छोटी आंत में पहुंचते। ओके, तो इसके द्वारा जो स्रावित पाचक रस है वह नलियों द्वारा छोटी आंत में पहुंचता। अग्नाशय से स्रावित पाचक रस में उपस्थित सोडियम बाइकार्बोनेट से छोटी आंत का माध्यम क्षारीय हो जाता है। इस प्रकार से क्या है, अग्नाशय से स्रावित पाचक रस में उपस्थित जो सोडियम बाइकार्बोनेट से छोटी आंत का जो माध्यम वह क्षारीय हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ओके, इस क्षारीय माध्यम में पाचक रस के एंजाइम क्रियाशील हो जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ओके, तो इस प्रकार से क्षारीय माध्यम में क्या होता है कि जो पाचक रस के एंजाइम की वह क्रियाशील हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होता है।
आहार नाली हमारे आहार नाली में कई प्रकार के ऐसे पदार्थ भी स्रावित होते हैं जो उत्प्रेरक का काम करते हैं। ओके, तो जो हमारे आहार नाली में क्या है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्रावित होते हैं, वह उत्प्रेरक का काम करता है। तो उत्प्रेरक क्या होता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग नहीं लेता है, किंतु जो अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, उसी को बोला जाता है उत्प्रेरक। ओके, यह अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स है। ओके, तो ये इस प्रकार से ये क्या है, अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों मुख्य रूप से जीवाणुओं की जैविक प्रक्रियाओं से भी हमारी पाचन प्रक्रिया पूर्ण होता है। ओके, तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर अर्थात सूक्ष्म जीवों जैसे कि मुख्य रूप से जीवाणु की जैविक प्रक्रियाओं से भी हमारे पाचन की प्रक्रिया वह पूर्ण होता है। क्या आप जानते हैं अग्नाशय से निकलने वाले स्राव में इमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज नामक एंजाइम पाया जाता है। ओके, तो जो अग्नाशय से जो निकलने वाले जो स्राव में है उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो उसमें इमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज नामक एंजाइम पाया जाता है और इनमें क्रमशः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। ओके, तो इसमें याद रखिएगा कि जो इमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज नामक जो एंजाइम है इससे मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पाचन होता है। पूर्ण पाचन से भोजन की मुख्य अवयवों का अपघटन होता है। ओके, तो पूर्ण पाचन से अर्थात भोजन की मुख्य अवयवों का पूर्ण अपघटन होता है। प्रोटीन का अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे मण, सरल कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रोटीन है वह अमीनो अम्ल में बदल जाता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे मण व सरल कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में एवं वसा या वसी अम्ल ग्लिसरॉल में बदल जाता है। यकृत के पित्त बाल का स्राव होता है। ओके, तो यकृत से क्या है, पित्त का स्राव होता है। यह स्राव नली के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत में वसा की बड़ी गुल्लिका पित्त के द्वारा छोटी गुल्लिकाओं में टूटते हैं इमल्सीकरण प्रक्रिया द्वारा। ओके, तो इस प्रकार से क्या है, जो छोटी आंत में वसा की जो बड़ी गुल्लिका होता है वह पित्त के द्वारा छोटी गुल्लिकाओं में टूटते हैं, किसके द्वारा, तो है इमल्सन प्रक्रिया के द्वारा। इससे वसा पर एंजाइम या लाइपेज का प्रभाव बढ़ जाता है। ओके, तो इससे वसा पर जो एंजाइम है वह लाइपेज का प्रभाव बढ़ जाता है। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ओके, तो छोटी आंत में क्या है, जो पचे हुए जो भोजन है उसका अवशोषण होता है। इसकी आंतरिक सतह मुड़ी हुई होती है। ओके, तो इसके जो अंदर की सतह क्या होता है वह मुड़ा हुआ होता है। इन मुड़ी हुई संरचनाओं को हम दीर्घरोम या विल्ली कहते हैं। ओके, तो इस मुड़ी हुई संरचना को ही दीर्घरोम या विल्ली कहा जाता है। इनमें भोजन के अवयवों के अवशोषण के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होते हैं। यहाँ से बचा हुआ भोजन रक्त परिवहन तंत्र की महीन रक्त वाहिनियों और लसिका वाहिनियों में जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बचा भोजन होता है परिवहन तंत्र के द्वारा ही रक्त वाहिनियों और लसिका वाहिनियों में जाता है। छोटी आंत में जल की कुछ मात्रा भी अवशोषित होती है। ओके, तो जो छोटी आंत है उसमें क्या है, जल की मात्रा भी अवशोषित होता है, कुछ मात्रा में। ओके, ज़्यादा नहीं, कुछ मात्रा में अवशोषित होता है। जिन पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में नहीं हो पाता वह बड़ी आंत में पहुंचता है। तो जिन पदार्थों का जो अवशोषण वह छोटी आंत में नहीं होता वह बड़ी आंत में पहुंचता है। यहाँ अधिकांश जल का अवशोषण हो जाता है। तो यहाँ पर जो बड़ी आंत है वहाँ पर अधिकांश जल का अवशोषण हो जाता है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण विलायक। ओके, तो यह शरीर के लिए विभिन्न जो क्रिया के लिए जल है बहुत ही महत्वपूर्ण विलायक होता है। अपचित भोजन या मल और कुछ गैसीय मल द्वारा इनस से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार जो अपचित पदार्थ होते हैं या जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको मल या फिर मल द्वार के द्वारा अर्थात इनस के द्वारा शरीर के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या आप जानते हैं हमारी आंतों में एक पारिस्थितिक तंत्र बना हुआ है जिसमें अधिकांश जीवाणु है। ओके, तो इस प्रकार से हमारे आंतों में क्या है, एक पारिस्थितिक तंत्र बना हुआ है जिसमें बहुत सारे जीवाणु है। हमारे आंत में बसे इन जीवाणु की जैविक प्रक्रियाओं के कारण पाचन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। तो इस प्रकार से हमारे आंत में बसे अर्थात इसकी जो जीवाणु है इसी की वजह से क्या है, जैविक प्रक्रियाओं के कारण पाचन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलता है। भोजन के कई अवयव जैसे कुछ प्रोटीन व विटामिन हमारे शरीर में इन जीवाणु की उपस्थिति के कारण उपयोगी स्वरूप में बदल जाते हैं। इनकी जैविक क्रियाओं से ही हमारे आंत में कई गैसें भी बनते हैं जैसे हाइड्रोजन, सल्फाइड, मीथेन, अमोनिया आदि। तो इस प्रकार से इन जैविक क्रियाओं से ही हमारे आंत में कई प्रकार की गैस वह बनता है जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, सल्फाइड हो गया, मीथेन हो गया, अमोनिया, ये सभी बनता है। मनुष्य में जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ती है वहाँ अपेंडिक्स नामक रचना पाया जाता है। जैसे कि जो हम लोगों ने इसके डायग्राम में देखा था कि पाचन की जो डायग्राम में किस प्रकार से होता है, तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि जो जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ता है, वहाँ पर अपेंडिक्स नामक रचना पाया जाता है।
संभवतः पूर्व में यहाँ सेलुलोज का पाचन होता था। ओके, तो संभवतः इसमें क्या था, अर्थात इसमें सेलुलोज का पाचन होता था। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा पचा हुआ भोजन शरीर में कहाँ कहाँ पहुँचता होगा और कैसे। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कल देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।